हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी जब हम करंट को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि करंट किसी वायर में से मूव करता है तो वो हीट डिसिपेट करता है। यानी कि करंट की मूवमेंट की वजह से हमारे पास हीट जनरेट होती है किसी भी वायर में। तो अब हमारे पास जब भी ना पावर स्टेशंस को डिज़ाइन किया जाता है या पावर स्टेशन जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है तो उसको हम सिटी से काफ़ी दूर रखते हैं। अब सिटी से जब दूर रखते हैं तो उसने हमारे पास हाई वोल्टेज जो है ना ट्रांसमिट करने होते हैं। जब हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रिकॉशनरी मेजर होते हैं और किस तरह हम पावर की डिसिपेशन को कम कर सकते हैं, हम इस टॉपिक में अब वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशंस। आप एक स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पावर स्टेशन जो है वो 11 केवी जनरेट कर रहा होता है और फिर हम उसको ग्रिड स्टेशन तक मूव करते हैं और ग्रिड स्टेशन पे हम उसको अप एंड डाउन करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर्स और वो 11 केवी से हम लोग 132 केवी तक ले जाते हैं। और हमारे पास इस तरह एसी जो वोल्टेजेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसको मूव करते करते हम अपने जो घरों के नज़दीक ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ तक लेके आते हैं, वो 11 केवी है। और जबकि हमारे घरों में जो हमारे पास वोल्टेज यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारे पास 220 वोल्ट के हैं और हमारे पास जो नॉर्मल सिटी सब स्टेशन तक होता है वो 220 केवी तक भी वोल्टेज आ रहे होते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें समझने की बात ये है हमारे पास कि वोल्टेज को इतना इंक्रीज़ क्यों किया जाता है? आपको ये बात पता है, हमने लास्ट टॉपिक जब हम ट्रांसफार्मर्स पढ़े थे तो हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर आइडियल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन ओबे हो रही होती है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे हो रहा होता है, यानी कि जो उसके अंदर पावर एट प्राइमरी कॉइल होती है वो पावर एट सेकेंडरी कॉइल के इक्वल होती है। अब जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं ना तो इस चीज़ को कंजर्व करने के लिए करंट को रिड्यूस करना पड़ता है और आई स्केयर आर टी यानी कि जो हीट डिसिपेशन वाला हमारे पास फार्मूला था पी का, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। तो उसमें हमारे पास ना अगर आई जो है कम हो जाएगा तो हमारे पास उसके अंदर कम हीट जो है वो जनरेट हो रही होगी और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से जब ट्रैवल करने होते हैं ना तो हम ना वोल्टेज को काफ़ी बढ़ा देते हैं और वोल्टेज को जब काफ़ी बढ़ा देते हैं उसका करंट काफ़ी कम हो जाता है और करंट के कम होने से हमारे पास हीट लॉसेस कम हो जाते हैं और यही हमारे पास हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की सबसे की पॉइंट है। ठीक है जी। अब एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हैं? वो ये हैं कि आपको पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको पता है कि हमारे पास जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन मेनी डिवाइसेस लाइक रिले, इलेक्ट्रिक बेल, सॉफ्ट आयरन कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड। यानी कि हम लोग रिले और इलेक्ट्रिक बेल में यूज कर रहे हैं और आपकी बुक में इसकी एक ही एप्लीकेशन दी हुई है, वो है रिले। अब रिले का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको देख लेते हैं। वो ये है कि जो रिले रिले ना हमारे पास एक स्विच होता है और वो क्या कर रहा होता है, वो कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास करंट को और इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि अ रिले इज यूज्ड टू कंट्रोल अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल करंट। इसकी अगर आप कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखें तो इसके अंदर ना बेसिकली दो सर्किट्स हैं। एक फर्स्ट सर्किट और दूसरा हमारे पास सेकंड सर्किट है। फर्स्ट सर्किट जो ना इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुराद ये है कि हम उसको यूज ही एज अ मैग्नेट के तौर पे कर रहे होते हैं। जब हम उसको सप्लाई देते हैं यानी कि पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो होता यह है कि वो उस अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की वजह से वो सोलिनॉइड की तरह क्या है, तो वो अपने अंदर ना एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहा होता है। जो ही उसको मिलता है तो वो हमारे पास सेकंड स्विच है जो आपको नज़र आ रहा है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है। जब इसको अपनी तरफ खींचता है तो हमारे पास सेकंड सर्किट भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यूँ आपके पास ना वो एक लार्ज करंट को ईज़िली कंट्रोल कर लेता है। इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट किया जाता है और इसके अलावा हमने रिले देखा कि रिले कैसा स्विच है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी तमाम हमने एप्लीकेशंस को देखा। और इस टॉपिक में इतना ही और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर के तमाम कंटेंट अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन दिस इज इट्सा फ्रॉम ट्यूटोरियल पीके।